शहबाज शरीफ साहब, जब आप ये कहते हैं कि बिजली की कीमत पर सियासत ना करो, तो आप क्या चाहते हैं? आपकी तरह करप्शन की सियासत करें, लूट मार की सियासत करें, मरा आग की सियासत करें, फ्री पेट्रोल की सियासत करें, इंडिया से दोस्ती की सियासत करें, मुक्ति बाहिनी की कब्रों पे जाकर फूल चढ़ाने वाली सियासत करें, पाकिस्तान की तकसीम को एक लकीर करार देकर मुश्तरका कल्चर बनाने की सियासत करें, अमेरिका की सियासत करें, IMF की गुलामी की सियासत करें। हमें यह सियासत कबूल नहीं है। हम अवाम की सियासत करेंगे, उनके रिलीफ की सियासत करेंगे, उनके हक की सियासत करेंगे। हम नौजवानों को एम्पावर करने, बाइख्तियार बनाने, तालीम देने की सियासत करेंगे। हम औरतों को तहफ्फुज़ देने, विरासत में हक देने और इनको इज्जत देने की सियासत करेंगे। हम पाकिस्तान के आवाम को आजादी दिलाने की, जागीरदारों से, वडेरों से, सरमायादारों से, डिक्टेटरों से आजादी दिलाने की सियासत करेंगे। तुम्हें अच्छी नहीं लगती ये सियासत, इसलिए कि तुमने सियासत को आलूदा कर दिया है, तुमने इसको गंदा कर दिया है। इसका सियासत का नाम करप्शन, धोखा, झूठ, बूट पॉलिश रख दिया है। तुम्हारी सियासत फॉर्म 47 की सियासत है, हमारी सियासत अवाम की सियासत है। इस सियासत को हम इबादत समझ के करते हैं और तुम हमसे हमारा ये हक नहीं छीन सकते। मानना पड़ेगा तुम्हें हमारा मुतालबा। बिजली की कीमत कम करनी पड़ेगी और IPPs को लगाम देनी पड़ेगी। हम वादे करना चाहते हैं कि IPPs में जितने पुराने मुआहदे खत्म हो चुके हैं उनको खैर बात कहा जाए, उनके प्लांट्स को हुकूमत अपनी कस्टडी में ले और उसको इस्तेमाल करे और इन प्लांट्स को इंडस्ट्रीज के करीब लगाया जाए, ताकि उसके नतीजे में ये जो तुमने बरसा बरस दसियों साल NTDC और ये जो नेशनल ग्रिड में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, ट्रांसमिशन की में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, बोसीदा लाइनें बिछाकर रखी हैं। तुमने IPPs में तो इन्वेस्टमेंट करवाई और लूट मार की, लेकिन जो करने का काम था वो नहीं किया। तो अब उसका क्या तरीका है कि इन प्लांट्स को इंडस्ट्री के करीब लगाया जाए और इसके नतीजे में ये जो लाइन लॉसेस हैं उसको कम किया जाए। वो प्लांट जिसमें झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, गलत कैपेसिटी बताई गई है, फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? एक रैंडम ऑडिट होता है जिसमें आप मुख्तलिफ जगहों पर जाकर चेक करते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब यह है कि उसमें तो पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ साहब की कौन सी IPP है, किसमें उनका हिस्सा है, भतीजों का कहां हिस्सा है, भाई का कहां हिस्सा है, बेटों का कहां हिस्सा है, जरदारी का कहां हिस्सा है, उनके फ्रंटमैन अनवर मजीद कहां कहां है, यह सब पता चल जाएगा और इसके नतीजे में सारा कच्चा चट्टा सामने आ जाएगा। यह भी पता चल जाएगा कि इस फॉरेंसिक ऑडिट में वो कौन लोग थे जो हर हुकूमत में शामिल होते थे और मुआहदे भी खुद ही कर रहे थे। टेबल के इस तरफ भी थे, टेबल के उस तरफ भी थे और कौम का खून निचोड़ रहे थे। फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कौमी मुतालबा है। दस्तबरदार नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ यकीन दहानी से वापस नहीं जाएंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना पड़ेगा, काम शुरू करना पड़ेगा, कौम के सामने लाना पड़ेगा। इसलिए ये जितना धंधा है अब ये खत्म करना पड़ेगा। इसी तरह मराहत जो तुम्हें हासिल है, फ्री पेट्रोल, उसको आप खैरबाद और अलविदा कहने का वक्त आ गया है। जब हमारा नौजवान, जब तालिब इल्म अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाकर कॉलेज जाता है और यूनिवर्सिटी जाता है, तो फिर पाकिस्तान का ये टॉप ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान के वजीर और मुशीर, पाकिस्तान के वजीर आदम और वजीर आला, ये क्यों हमारे खून पसीने की कमाई पे पलते हैं? तुमने तो पहले ही बहुत कमा लिया। जाती गाड़ी इस्तेमाल करो, जाती पेट्रोल इस्तेमाल करो। अगर सरकार की गाड़ी इस्तेमाल करोगे तो सरकार का मतलब अवाम है, सरकार का मतलब इस मुल्क के बाशिंदे हैं। हमारे टैक्सों से सरकार होती है, इसलिए कोई सरकारी गाड़ी,
1300 सीसी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1300 सीसी से ज्यादा गाड़ी का मतलब यह है कि तुम मजीद हमारा खून चूसोगे। इसलिए अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो मेडिकल सर्टिफिकेट सामने लेकर आओ। अगर तुम्हें कोई परेशानी है, तुम्हारे प्लेटलेट्स कम होते हैं, तुम्हारी शुगर डाउन हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ हो जाती है, अगर तुम्हें ये तकलीफें हैं तो सर्टिफिकेट लाओ, तुम्हारे लिए कोई स्पेशल बंदोबस्त कर देंगे। लेकिन अब 1300 सीसी से ज्यादा किसी को गाड़ी इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। ये अवामी अदालत का फैसला है, ये पाकिस्तानियों का फैसला है, ये पाकिस्तान के नौजवानों का फैसला है। हमारी कोई बात ऐसी नहीं है जिस पर अमल नहीं किया जा सकता। IMF के पीछे छुपते हो। IMF ने तो कहा था कि तालीम पर, सेहत पर, मेडिसिन पर तुम टैक्स नहीं लगा सकते, फूड पर यानी खाने पीने की चीजों पर टैक्स नहीं लगा सकते। फिर तुमने कैसे ये टैक्स लगा दिया है? ये कोई टैक्स नहीं चलेगा। दूध पे टैक्स लगा दिया है, बच्चों की चीजों पे टैक्स लगा दिया है, नहीं चलेगा। और इसी तरह से कहना चाहते हैं कि तुमने जो सनतों को तबाह करने का फैसला किया है, ये भारी बिल सनतों को तबाह कर रहे हैं। मैं अभी एक टीवी प्रोग्राम में भी बता रहा था, मेरे पास मुझसे आज एक ऐसे फर्द की मुलाकात हुई कि जिसने एक छोटी सी इंडस्ट्री जूस की लगाई हुई थी, 200 लोग उसके साथ काम करते थे। उसने मुझे बताया कि 20 से 25 लाख रुपए बिल आता था, 55 लाख, फिर 65 लाख आने लगा। मैंने इंडस्ट्री बंद कर दी, वारे में नहीं आता। 200 बंदे बेरोजगार हो गए, 150 लोग उसके सप्लायर थे। जिस दुकान के पास वो माल जाता था, वो रिटेल में जब बेचता था उसको भी प्रॉफिट होता था। सैकड़ों लोगों को तुम बेरोजगार करते हो। तुम्हारे बिजली के ये बिल और ये बम पाकिस्तान में सनतें तबाह कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सनतें बंद हो रही हैं। लोग ये कहते हैं कि तुम जब 1% डायरेक्ट टैक्स ले रहे थे, एक्सपोर्ट का फिक्स टैक्स ले रहे थे, इसको डबल भी कर दिया और FBI के दरिंदों को हम पर छोड़ दिया है। अब वो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर करप्शन करेंगे और एक्सपोर्ट मजीद तबाह होगी। 22 से 25,000 FBI के लोग हैं, लेकिन 1,000 अरब रुपए से ज्यादा करप्शन करते हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा करप्शन करते हैं। तो आप ये बताइए कि ये FBI जिसका काम टैक्स जमा करना है, टैक्स तो तुम बिजली के बिलों में ले लेते हो, टैक्स तो तुम डायरेक्ट तनख्वाहदार का काट लेते हो, टैक्स तो तुम खाने पीने की चीजों पे लगा देते हो। फिर ये FBI का क्या काम है? इनको इनकी लूट मार के लिए इनको रखा हुआ है। इसलिए ये एक्सपोर्टर्स के लिए लूट मार का ये धंधा काबिल कबूल नहीं है। ताजिर दोस्त स्कीम के को सामने रख के उसके नाम पर मुख्तलिफ मार्केटों के रेट तय कर दिए गए और जबरदस्ती टैक्स वसूल किया जाए। मैं ताजिरों से कहना चाहता हूं कि टैक्स नेट में खुद को लेकर आए, जो जायज टैक्स है आमदनी पर वो अदा करें, लेकिन नाजायज टैक्स कोई अदा नहीं करेगा। ये ताजिर दोस्त स्कीम, इसको रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए तालिब इल्म हो या छोटी नौकरी करने वाला हो, बड़ी मुलाजमत करने वाला हो, और चाहे ताजिर हो, सनतकार हो, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हर आदमी परेशान है। और हुकूमत वो ये कहती है कि कोई मसला नहीं है, हमारी तो तरक्की आगे हो रही है, शरह नमू पता नहीं कहां से बढ़ रही है, महंगाई पता नहीं कहां से कम हो रही है। झूठ पर मबनी ये दावे नहीं चलेंगे। तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा, तुम्हें इंसाफ देना पड़ेगा और तुम्हें पाकिस्तानियों को उनका हक देना पड़ेगा। इसलिए एक मर्तबा फिर यह ऐलान कर रहा हूं कि यह धरना जारी है, पूरी आबोताब के साथ जारी है, पूरे जज्बे के साथ जारी है, बल्कि इसमें इजाफा होगा। और 8 तारीख को इंशाअल्लाह यहां मरी रोड से मार्च करना हम शुरू करेंगे। फिर 11 तारीख को लाहौर में वजीर आला हाउस पे धरना होगा, ताकि भतीजी साहिबा भी, उनको भी पता चले कि उन्होंने किसानों के साथ क्या सलूक किया है, किसानों का हक मारा है उन्होंने कौम से झूठ बोला है, उन्होंने धोखा दिया है और गंदुम की कीमत तय करने के बाद मुकर गई हैं। उनको भी पता चले कि सब्सिडी के नाम पर उन्होंने कौम से झूठ बोला है। मीडिया को खरीद कर वो कितना बेवकूफ पाकिस्तानियों को बना सकते हैं। वजीर आला हाउस पे जब धरना होगा, जो जलसा आम की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो उनको भी समझ में आ जाएगा। फिर पेशावर में भी तारीखी धरना होगा, वो भी जलसा आम की सूरत इख्तियार कर जाएगा। और फिर हड़ताल का ऑप्शन भी मौजूद है। इसलिए बड़ी जिद्दोजहद की तैयारी कर लीजिए। हाँ, अगर बचना चाहते हो,
حالات کی سنگینی کا اگر تمہیں کچھ بھی اندازہ ہے، ہمارے مطالبات مان لو. ہم لڑنے نہیں آئے، گولیاں چلانے نہیں آئے، ہم تصادم کرنے نہیں آئے، ہم حق لینے آئے ہیں، خیرات لینے نہیں آئے، حق لینے آئے ہیں. عوام کا حق، 25 کروڑ لوگوں کا حق، نوجوانوں کا حق، طالب علموں کا حق، مزدوروں اور کسانوں کا حق لینے آئے ہیں، تاجروں اور صنعتکاروں کا حق لینے آئے ہیں، اور انشاءاللہ لے کر جائیں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس پورے کام کو اللہ رب العالمین کی مدد اور استعانت کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا. اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے. حالات میں بعض اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ 10 دن اور 12 دن ہو گئے، حکومتی کمیٹی لاپتہ ہے، لیکن آپ یقین کریں اللہ پر اگر بھروسہ ہوگا اسی کے آگے جھکیں گے، اس دھرنے میں رہیں گے، ذکر اور اذکار آپ کی زبان پر جاری ہوں گے، قرآن کی آپ تلاوت کریں گے، نمازوں کا آپ اہتمام کریں گے، دعائیں اپنے رب سے کریں گے، اور جو آپ کے رابطے میں ہے اس سے آپ ملاقات کریں گے. اور میں دھرنے کے منتظمین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ بھی صبح سے یہاں پر دھرنے میں شریک ہوتے ہیں یا ارد گرد کے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ طے کر لیں کہ وہ صرف یہاں پر نہ آیا کریں، وہ محلوں میں نکل جایا کریں، وہ بازاروں میں چلے جایا کریں، حق کا پیغام لوگوں کو پہنچایا کریں. اس دھرنے کی بھی دعوت دیں، جماعت اسلامی کا پیغام بھی پہنچائیں اور بتائیں کہ یہ ایک بڑی اسلامی تحریک ہے جس کا بڑا گلوبل ویژن ہے، لیکن ہم اپنے مقامی حالات سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم مقامی حالات میں بھی جو لوگوں کی دکھ درد کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اس کو بھی اقامت دین کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، دین کی بالادستی کا کام سمجھ کے کرتے ہیں. یہ ہمارا راستہ ہے، یہ ہمارا لائے عمل ہے. اس لیے اس کام کے ساتھ لوگوں تم بھی جڑ جاؤ، اس پیغام کو آپ پہنچائیے، اور میری آواز پورے پاکستان میں جہاں جہاں جا رہی ہے اس تک بھی میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی بستیوں میں، اپنی تحصیلوں میں، اپنی یونین کونسلوں میں، اپنے کھیتوں اور کھلیانوں میں، آپ اپنے گوٹھوں میں اور اپنے گاؤں دیہاتوں میں اور چکوں میں جائیے، آپ شہروں میں جائیے، چوکوں اور چوراہوں پہ جائیے، بازاروں اور مسجدوں میں کھڑے ہو جائیے، اور اس دھرنے کا پیغام سب تک پہنچائیے. یہ ایک بڑی انقلابی تحریک بننے کی پکا پوٹینشل یہ دھرنا رکھتا ہے. اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے چلے جائیے اور اگلے اقدامات کا اور ان کے اعلانات کا انتظار کرتے جائیے. انشاءاللہ یہ دھرنا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا. انشاءاللہ یہ دھرنا پوری قوم کو ایک نئے مستقبل سے ہمکنار کرے گا.